नमस्कार दोस्तों। केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच बातचीत अब करीब करीब डेडलॉक की स्थिति में है। अगली तारीख जरूर 15 की मुकर्रर है, 15 जनवरी की, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में 11 जनवरी को सुनवाई है। केंद्र सरकार ने कल भी किसान नेताओं से कहा कि आप चाहें तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन हम इन कानूनों को वापस नहीं लेंगे। किसान नेताओं ने कहा हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, सरकार ने कानून थोपा है, सरकार ही कानून वापस ले, हम आपके दरवाजे में हैं, आपके दरबार में हैं, फैसला आपको करना है, हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। अब सवाल कई उठते हैं, क्या हो सकता है 11 तारीख को? क्या सरकार, केंद्र सरकार किसानों के आंदोलन के मुद्दे पर गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में डालना चाहती है? क्या सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा फैसला आ सकता है जो सरकार के खिलाफ या किसानों के खिलाफ हो? सुप्रीम कोर्ट के फैसले से क्या आंदोलन की रूपरेखा बदल सकती है? क्या सुप्रीम कोर्ट दखल देकर किसानों को कह सकता है सड़क खाली करे? या क्या सुप्रीम कोर्ट इन कानूनों की वैधानिकता पर सवाल उठा सकता है? या सुप्रीम कोर्ट यह कहेगा कि सरकार और किसानों के लिए कोई कमेटी बने? या सुप्रीम कोर्ट क्या इन कानूनों को होल्ड करने की बात कर सकता है? कई ऐसे सवाल हैं। इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए आज हमारे साथ एक खास मेहमान है, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले एडवोकेट विराग गुप्ता। मैं उनसे आपका परिचय कराता हूं दोस्तों। और विराग गुप्ता जन सरोकार के मुद्दों पर न सिर्फ अखबारों में लिखते हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं, न्यूज चैनल्स पर भी आप इनको देखते होंगे। और सिर्फ एडवोकेट नहीं है, ऐसे तमाम मुद्दों पर जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उस पर मुखर होकर बोलते हैं, कानूनी पक्ष भी रखते हैं, अपना पक्ष भी रखते हैं। तो विराग गुप्ता साहब, आपका स्वागत है। लोग लोग अब यही जानना और सुनना चाहेंगे, किसान भी, कि बातें अब यहां तक आ गई। 9 मीटिंग्स हो गई, अगली मीटिंग की तारीख, लेकिन उस मीटिंग में कुछ नहीं निकलने वाला है, ये अभी से पता चल रहा है। तो अब हम एक एक करके कुछ सवाल आपसे पूछेंगे और चाहेंगे आप उसकी कानूनी पहलू पर भी जवाब दें, जिससे लोगों को समझ में आए। पहला तो यही है विराग गुप्ता साहब कि सुप्रीम कोर्ट में 11 को जो सुनवाई है, उस सुनवाई में क्या हो सकता है? नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट में क्या हो सकता है इसका कयास लगाना मुश्किल है। सरकार का क्या वहां पर पक्ष है और दूसरे जो पिटिशनर है वहां पर कैसे अपना पक्ष रखते हैं। मोटे तौर पर सुप्रीम कोर्ट में 4 तरह के मामले हैं। पहले मामला वो है जिसमें कि इन कानूनों को वैधानिकता की जो जांच करने की मांग की गई है कि असंवैधानिक है। जो दूसरा मामला ये है कि किसानों को दिल्ली में प्रदर्शन करने की आजादी दी जाए। जो तीसरा मामला है वो मामला ये है कि किसानों के आंदोलन से जनता को नुकसान हो रहा है, कष्ट हो रहा है और इस आंदोलन को रोका जाए। और चौथा एक जो नया पहलू अभी आ रहा है वो ये है कि जो किसानों के आंदोलन से कोरोना फैलने का जो डर है, कम्युनिटी स्प्रेड हो सकता है मरकज और दूसरे मामलों की तरह, तो इस आंदोलन में क्या सेफगार्ड किए जाएं। तो 4 तरह के पक्ष हैं। लेकिन पिछली बार जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ था और जो कल सरकारी प्रतिनिधियों ने बोला, तो उससे यह साफ है कि जो किसान सरकार से मिल रहे हैं, जब तक वो सुप्रीम कोर्ट में पक्षकार नहीं बनेंगे तब तक इफेक्टिव सुनवाई नहीं हो पाएगी। तो अब सवाल यह उठता है विराग गुप्ता साहब कि किसान नेताओं ने तो कल साफ साफ कह दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, आप फैसला करिए, चुनी हुई सरकार है, संसद से कानून पास हुआ, इसलिए हम सरकार से बात करना चाहते हैं। और सरकार का रवैया आपको पता ही होगा, जो शुरू में भी मैंने कहा, सरकार शायद चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट दखल दे। क्या हम इसको ऐसे माने कि सरकार गेंद अब सुप्रीम कोर्ट के पाले में डालना चाहती है, क्योंकि सरकार जिस तरह से चाहती है किसान आंदोलन खत्म हो या अपनी मांगों से वो पीछे हटे, कानून रद्द करने की मांग से, तो इसलिए सरकार चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट दखल दे? क्या ऐसे समझा जाए? नहीं, निश्चित तौर पे सरकार ऐसा कोई भी कदम उठाना चाहती जिससे कि इस आंदोलन को टेम्परेरीली सस्पेंड हो जाए और उनके पास एक समय मिले। लेकिन इसमें मुझे एक दिलचस्प अभी स्टेटमेंट याद आता है। बिहार भाजपा के नेता सुशील मोदी ने बोला था कि अगर पूर्व वित्त मंत्री जो थे उनके अरुण जेटली होते तो शायद ये आंदोलन इतना आगे नहीं बढ़ पाता। अरुण जेटली जी ने संसद में भी बयान दिया, उन्होंने कई लेख लिखे और उन्होंने बोला था, 2 बातें बोली थी कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज होते हैं वो चुने हुए जनप्रतिनिधि नहीं होते हैं। और दूसरा उन्होंने बोला था कि जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता कोई बहुत अच्छी बात नहीं है।
तो जब सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर किसानों से बोल रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, तो मैं समझता हूं कि कोई बहुत अच्छी ये लोकतांत्रिक संवैधानिक प्रथा नहीं मानी जा सकती है, क्योंकि संसद ने अगर कानून पास कर दिया है और कानून पास कराने वाले मंत्री खुद ही बोले कि आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, तो इसका मतलब है कि वो जुडिशियल एक्टिविज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, जो एक लोकतंत्र के लिहाज से संविधान के चार खंभों का जो संतुलन है उसके लिहाज से स्वस्थ नहीं कहा जा सकता है। सही बात आपने कही। एक दिलचस्प बात यह है कि कई ऐसे मौके आए हैं जब केंद्र के मंत्री, यहां तक कि रविशंकर प्रसाद के बयान हैं और कई मंत्रियों के बयान हैं जो जुडिशियल एक्टिविज्म के खिलाफ कई बार बयान देते हैं कि सरकारों के कामकाज में न्यायपालिका को हर वक्त दखल नहीं देना चाहिए। एक लकीर है, उस लकीर का पालन, उस लक्ष्मण रेखा का पालन सबको करना चाहिए। लेकिन यहां किसान नेताओं के मामले में फंसने के बाद, दिल्ली की सीमाओं पर घेराबंदी के बाद सरकार को क्या वही रास्ता लग रहा है क्या? और अगर वो रास्ता है विराट जी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर जाने का, तो क्या सरकार को यह लगता है कि ये फैसला या सुप्रीम कोर्ट का रुख सरकार के पक्ष में होगा और किसान के खिलाफ होगा? कहीं इसके पीछे ये सोच है? नहीं, देखिए, मैंने अपनी पुरानी जो 2 किताबें थी, एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे निर्भया पर जो लिखी थी और राम मंदिर पे जो अयोध्या विवाद पर लिखी थी, एक पे सिविल डिस्प्यूट, दूसरों पे क्रिमिनल डिस्प्यूट, कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कानूनी प्रक्रिया कितनी लंबी चलती है। तो इस मामले में भी जैसे अभी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट था, उसका फैसला मामला हाई कोर्ट में था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास ट्रांसफर करके और कुछ महीने में आखिरी फैसला दे दिया। लेकिन सारे मामले इतने भाग्यशाली नहीं होते हैं और बहुत लंबी सुनवाई होती है, बहुत लंबे उसके फैसले आते हैं, फिर रिव्यू होता है, फिर और भी सारी बातें होती हैं। तो अब इसमें जो 2-3 अड़चने हैं इस मामले में, कि पहली अड़चन ये है कि जो आंदोलनकारी किसान हैं वो सुप्रीम कोर्ट में पक्षकार नहीं है, तो बगैर पक्षकारों को सुने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कैसे होगी। दूसरा जो पहलू ये है कि सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि राज्यों का विषय है, तो सुप्रीम कोर्ट में सभी राज्यों को पक्षकार बनाना पड़ेगा, सभी राज्यों का जवाब आएगा। और तीसरे नंबर पर यह है कि इसकी वैधानिकता की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर आ भी गया, तो यह जरूरी नहीं है कि सरकार उसे लागू करे, क्योंकि ये सरकार की अपनी इच्छा है। सरकार उसको फिर एक नया संसद में कानून पारित करके बोल सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम लागू नहीं करते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में इस बात को बहुत ज्यादा जोर देना, मैं समझता हूं कि न्यायिक दृष्टि से भी बहुत अच्छी बात नहीं है। कल जैसे नरेंद्र तोमर ने कहा, विराट गुप्ता जी, जब उनसे सवाल पूछा गया कृषि मंत्री से इस मीटिंग के बाद कि क्या सरकार चाहती है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट फैसला दे, तो नरेंद्र तोमर ने कहा कि सरकार तो संसद के प्रति प्रतिबद्ध है, संसद ने कानून बनाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर कोई ऐसा फैसला देता है तो हमारी प्रतिबद्धता सर्वोच्च न्यायालय के प्रति है। तो कल उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि सरकार चाहती है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करे। तो फिर मैं आपसे आता हूं, क्या सुप्रीम कोर्ट इन कानूनों की वैधानिकता पर भी कोई सवाल उठा सकता है? और क्या आपके हिसाब से एक एडवोकेट के नजरिए से, चूंकि आप कानून के हर पहलू को जानते समझते और पढ़ा होगा आपने, क्या उसमें वैधानिक पहलू है जो कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट जिसको पिन पॉइंट कर सकता है? नहीं, देखिए, जो सरकार के मंत्री हैं उनकी जवाबदेही संविधान के प्रति है, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो संविधान का संरक्षक है, और कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो भी अपने चीजों को समझा है। इस मामले पे सुप्रीम कोर्ट के पास चीजें पेंडिंग है और वो चाहें तो उसके सारे पहलुओं पर विचार कर सकते हैं। लेकिन अगर सरकार के लिहाज से देखें, क्योंकि सरकार की जवाबदेही संविधान के प्रति है, तो सरकार अभी तक 3 बातों का जवाब नहीं दे पाई है, और ये 3 बातें पूरे आंदोलन के पूरे मामले की, जिसको बोल सकते हैं कि की है। पहला सवाल यह है कि अगर राज्यों का विषय है और राज्य अगर इस मामले पर कानून को लागू या नहीं लागू करने की बंदोबस्त कर सकते हैं, तो राज्यों के विषय पर केंद्र सरकार ने 7वीं अनुसूची के विरोधाभास में कानून क्यों बनाया? क्योंकि समवर्ती सूची में भी कृषि नहीं है, और ये जो दोनों आयोग थे, चाहे स्वामीनाथन कमीशन हो या चाहे दलवाई कमीशन हो, इन्होंने जो विस्तृत रिपोर्ट दी थी, तो स्वामीनाथन कमीशन ने तो क्लियर कट बोला था कि पहले कृषि को आप कॉन्करेंट लिस्ट में लाइए, उसको लाने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो संविधान में संशोधन करके कानून को सही प्रक्रिया से लाने की बजाय ये जो पिछले दरवाजे से कानून लाया गया है, यह गलत है, पहली बात है। दूसरी बात यह है कि बार बार बोला जा रहा है कि इससे किसानों की आमदनी दुगनी होगी। तो प्रश्न इस बात का है
कि इन कानूनों की आमदनी से दुगनी होने का रिलेशनशिप क्या है। क्या अभी तक कोई इतनी बड़ी बड़ी पुस्तकें और इतनी बड़ी बड़ी प्रचार सामग्री लाए गए हैं? क्या उसमें एक पेज का ऐसा कोई वर्किंग पेपर है जिसमें समझ में आ जाए कि यह कानून इस तरीके से किसानों की आमदनी दुगनी करेगा? क्योंकि जो स्वामीनाथन कमीशन ने अनेक प्रकार की रिपोर्ट दी थी उन बारे में तो ये सारी चीजें खामोश हैं। और जो तीसरा बड़ा पहलू है कि बार बार बोला जाता है कि एपीएमसी मंडी सिस्टम खत्म नहीं हो रहा है, पर प्रश्न इस बात का है कि जो नई व्यवस्था आ रही है वो नई व्यवस्था बेलगाम है। उस नई व्यवस्था के लिए कोई कानूनी बंदोबस्त नहीं किए गए हैं, उस नई व्यवस्था के लिए कोई नियमन नहीं किए गए हैं। तो नई व्यवस्था को अगर खुली छूट रहेगी तो पुरानी व्यवस्था तो अपने आप ढह ही जाएगी। तो पुरानी व्यवस्था के समानांतर नई व्यवस्था नहीं लाना संविधान के अनुच्छेद 14 और संविधान के अनुच्छेद 21 दोनों के खिलाफ है। और इसको हम अगर परंपरागत तरीके से समझें तो सन 1835 में जब भारत में आधुनिक कानून की शुरुआत हुई थी और लॉर्ड मैकाले था, तो उसने भारत में दो चीजें लागू की। उसने भारत में नए कानून लागू किए और अंग्रेजी व्यवस्था लागू की। और उसने जो अपना पेपर था, जो बैकग्राउंड पेपर था, उसमें लिखा था कि इन नए कानूनों से इन नए अंग्रेजी जो विषय हैं, परंपरागत भारत का ज्ञान विज्ञान सब कुछ नष्ट हो जाएगा। उसमें के कानून में तो नहीं लिखा था, लेकिन ये हमें पता रहता है कि कानून लाने से पुरानी व्यवस्था कैसे खत्म हो जाएगी। तो हम जब नए कानून ला रहे हैं तो पुरानी व्यवस्था तो खत्म होनी ही है। तो उसको सेफगार्ड करने के लिए जरूरी है कि संविधान में समानता के सिद्धांत हैं। तो मंडी के बाहर और मंडी के भीतर दोनों जगहों पर एक जैसे कानून, एक जैसी व्यवस्था लागू हो। तो इस विषय पर भी मुझे लग रहा है कि सरकार को और ज्यादा रोशनी डालनी चाहिए। एक बात आपने अहम कही, जिसमें एक बात एक वैधानिकता के कुछ मुद्दे आपने बताए, दूसरी बात आपने कही सुनवाई में काफी लंबा वक्त लग सकता है, तीसरी बात आपने कही किसान नेता अगर पक्षकार नहीं है, जो स्टेक होल्डर है, जो आंदोलनकारी है, अगर वही पक्षकार नहीं हो और वो कह रहे सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट बिना उनको पक्षकार बनाए या बिना उनका पक्ष जाने ये कैसे कोई निर्देश या फैसला दे सकता है। उस पर बात करने से पहले थोड़ी और उस पर चाहूंगा, साफगोई से बात आए, लेकिन उससे पहले एक बात आपने सही कहा कि सरकार ने कहा था, मोदी सरकार के मंत्री और खुद प्रधानमंत्री मोदी की किसानों की आमदनी 2022 तक दुगनी होगी। अब 2022 में 2 साल बचे, अगर देखें तो एक ही साल बचे, एक साल बाद 2022 का कैलेंडर शुरू होने वाला है। अब अगर इन कानूनों से आमदनी दुगनी होगी, सही आपने कहा, ऐसा कोई पैमाना, ऐसा कोई एग्जाम्पल दिखता नहीं है। और मंडियों के खत्म करने की बात अगर करते हैं कि एपीएमसी मंडी कमजोर हो या प्राइवेट मंडी मजबूत हो, तो बिहार में एपीएमसी मंडी 2006 से खत्म है। 16 साल से सरकार एनडीए का है, बीच में आप 2-2.5 साल को छोड़ दीजिए, 6.5 साल मोदी के हो गए। तो बिहार कहां एग्जाम्पल सेट कर पाया कि वहां एपीएमसी खत्म होने के बाद मोदी सरकार और नीतीश सरकार के जोर लगाने के बाद किसानों की स्थिति बेहतर है। जितने ट्रैक्टर्स हम पंजाब में और जो फसलों की स्थिति देखते हैं, बिहार की स्थिति देखेंगे, बिहार के 2 एकड़ वाले खेतिहर, उनके बेटे आकर पंजाब में मजदूरी करते हैं। तो ये सही है कि ये कहकर एक आप लॉलीपॉप दिखा रहे, लेकिन क्या इन कानूनों से कोई भी कृषि विशेषज्ञ कह सकता है कि 1.5 साल या 2 साल में किसानों की तस्वीर और तकदीर बदल जाएगी? विराग गुप्ता साहब। नहीं, देखिए, मैं कृषि विशेषज्ञ नहीं हूं, राजनीतिक विषयों पर चर्चा नहीं करता हूं, लेकिन कानूनी पहलुओं से देखूं तो 4-5 बातें साफ हैं। नंबर 1 कि किसानों की सारी फसलों के लिए एमएसपी की व्यवस्था लागू करना सरकार के दायरे में जो वित्तीय क्षमता है उसके हिसाब से भी, अंतरराष्ट्रीय नियम उसके हिसाब से भी मुश्किल है, असंभव है। इसलिए अगर कोई भी कमिटमेंट दिया जाए तो उसको पालन करना मुश्किल है। दूसरा पहलू यह है कि जो स्वामीनाथन कमीशन ने भी बोला था कि विविधतापूर्ण फसलों के बारे में एक होना चाहिए, वो भी बात ठीक है। पर सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि यह बोला जा रहा है कि ये कानून जो लाए गए हैं इसके लिए पिछले 20 सालों से कोशिश की जा रही थी और 20 सालों के विचार विमर्श का परिणाम यह कानून है। लेकिन अगर सरकार के दस्तावेज देखें तो इन दस्तावेजों से इस जो दावे की है ये बहुत सही नहीं दिखते हैं, क्योंकि सरकार ने, जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने पिछले बजट भाषण में फरवरी 2020 में उन्होंने एक कई पॉइंट प्रोग्राम बताए थे और उसमें राज्यों से आग्रह किया था कि किसानों की आमदनी दुगनी करने के लिए आप इन कानूनों को, मॉडल कानूनों को अपनाएं। पिछले साल नवंबर में कृषि मंत्री ने पत्र लिखा था राज्यों को और बोला था कि जो मॉडल जो कानून है उन कानूनों को आप अपनाएं। अब संवैधानिक व्यवस्था में सवाल यह उठता है कि अगर आप एक संघीय व्यवस्था में
राज्यों को कानून लागू करने पे सहमत नहीं कर पाए हैं, तो क्या बगैर अथॉरिटी के आप कानून बना सकते हैं? प्रश्न यह है, कृषि जब राज्यों का विषय है, संवर्ती सूची में भी नहीं है, और हम खुद मान रहे हैं और केंद्र सरकार राज्यों को पत्र लिख रही है कि आप इन कानूनों को लागू करिए, तो लागू करवाने की बजाय खुद नया कानून बनाना और फिर यह बोलना कि राज्य चाहे तो लागू करें या नहीं करें, मुझे लग रहा है कि संवैधानिक विरोधाभास है। और इस संवैधानिक विरोधाभास को अगर सुप्रीम कोर्ट में भी ढंग से अगर इसमें रखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले में एक अच्छा फैसला आ सकता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि सरकार के अंदर भी यह राजनीतिक समझदारी होनी चाहिए कि संवैधानिक, ये हो सकता है कि सरकार की मंशा अच्छी हो, लेकिन संवैधानिक दृष्टि से इन कानूनों की वैधता सही नहीं दिखती है, मुझे ऐसा लगता है। अब एक दो और सवाल कि क्या सुप्रीम कोर्ट किसानों से सड़क खाली करने को कह सकता है? जैसे पिछली जो पहली हियरिंग थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हालांकि तब जो लोग गए थे पिटिशनर जो शाहीन बाग का एग्जाम्पल दे रहे थे, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोनों को जोड़कर मत देखें और राइट टू प्रोटेस्ट के अधिकार से उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता, लेकिन साथ में यह भी कहा कि लोगों को मुश्किलें और परेशानियां नहीं हो और बातचीत हो। तो क्या ऐसी स्थिति आ सकती है अगर सरकार बार बार कहे कि हम तो ये प्रस्ताव दे रहे हैं, किसान नेता अपनी तरफ से जिद पर अड़े हैं और इसलिए सड़क खाली कराई जाए, क्या ऐसी स्थिति आ सकती है? नहीं, देखिए, इसमें हर चीज के दो पहलू होते हैं। इसके दोनों पहलू हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, शाहीन बाग वाले मसले पे फैसला है कि सड़कों पर कब्जा नहीं किया जा सकता है, सड़कों पे सरकार को बंधक नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सैकड़ों ऐसे फैसले हैं जिसमें लोगों को विरोध करने का, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने का अधिकार दिया गया है। तो अल्टीमेटली अगर इतनी संख्या में किसान विरोध कर रहे हैं, और यह भी बात पिछली बार आई थी कि सड़कों पर जो अवरोध हुए हैं वो किसानों की बजाय सरकारी एजेंसी और पुलिस ने अवरोध लगाए हैं। पूछा था सुप्रीम कोर्ट ने कि किसने रोका, तो कहा कि पुलिस ने रोका। सही बात है। हाँ। अब प्रश्न इस बात का है कि वो जो अवरोध लगाए गए हैं, वो अवरोध अगर पुलिस ने लगाए हैं तो अवरोध तो पुलिस को खत्म करने होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को भी एक नई व्यवस्था, व्यवहारिक व्यवस्था लानी होगी। और जहां तक कानून होल्ड में करने की बात आ रही है, तो कानून होल्ड में तो मोटे तौर पर है ही, क्योंकि जब तक इनके सही नियम नहीं आएंगे, जब तक राज्यों में लागू नहीं किया जाएगा, और तब तक इन कानूनों को पूरी तरह से अमल में करना मुश्किल है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रश्न एक है कि क्या इस विषय पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है क्या? अगर कानून बनाने का अधिकार नहीं है तो पूरी जेनेसिस ही खत्म हो जाती है। ये कानून पूरी तरह से अवैध साबित हो सकते हैं। इसलिए इसमें राज्यों की सहभागिता से, राज्यों के साथ विमर्श करके किसानों के हित में कानून लाने चाहिए जो संवैधानिक व्यवस्था के अनुकूल हो। अब जो बात आखिरी पॉइंट आपने कही जो सबसे अहम है कि क्या केंद्र को ये कानून या ऐसे कानून बनाने का अधिकार है, तो सवाल उठता है इस दृष्टि से अगर सुप्रीम कोर्ट देखना और इस पर हियरिंग शुरू हुई तो क्या यह मुमकिन है कि यह कानून सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर भी रद्द हो जाए, या ऐसी? हाँ, इसमें रद्द निश्चित तौर पर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर प्रश्न दो हैं, क्योंकि इस मामले की सुनवाई के लिए संविधान पीठ का गठन करना होगा, और संविधान पीठ के गठन करने के लिए जो वर्तमान बेंच है उसको ये मामला रेफर करना होगा, और संविधान पीठ के सामने सुनवाई करने में बहुत लंबा समय लगता है। और इस समय लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन हियरिंग चल रही है, फिजिकल हियरिंग नहीं हो पा रही है, बहुत सारे मामलों में हियरिंग नहीं हो पा रही है। तो फिजिकल हियरिंग कब होगी, पहला। दूसरा, क्या समयबद्ध इसमें फैसला आएगा? तीसरा, क्या सभी राज्य इस पर अपना पक्ष रखेंगे? और चौथा, जो मेन जिन लोगों का विरोध है इस कानून से, वो पक्षकार नहीं रहेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के सामने सही तरीके से बात कैसे रखी जाएगी? इन सारी वजहों से सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई और फैसले पर अनेक प्रकार के सवाल खड़े होते हैं। अब एक फिर सवाल कि जैसे आपने कहा बगैर पक्षकार के सुप्रीम कोर्ट सुनवाई और फैसला कैसे करेगा? किसान यूनियन ने साफ कह दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। कल ऑन रिकॉर्ड सारे किसान यूनियन के नेताओं ने, दर्शन पाल से लेकर बलवीर राजेवाल तक, सबने कह दिया। अब सवाल उठता है क्या सुप्रीम कोर्ट यह भी कह सकता है कि आप पक्षकार बने और नोटिस भेजकर उन्हें पक्षकार बनने को रजामंद करना, मतलब उनका रजामंद होना सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत मजबूरी हो सकती है? ऐसा भी कुछ हो सकता है?
नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट में दो तरह के पक्षकार होते हैं, एक प्राइवेट पक्षकार होता है, एक सरकारी पक्षकार होता है। तो सुप्रीम कोर्ट सारे राज्यों को और जो भी इसके बारे में संवैधानिक अथॉरिटीज हैं उनको नोटिस जारी करके उनका पक्ष मांग सकता है। जिन लोगों ने पिटीशन फाइल की है उनसे जवाब मांग सकता है। लेकिन जो प्राइवेट बॉडीज या एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं आए हैं, सामान्यतः उनको उनकी सहमति के बगैर पक्षकार नहीं बनाया जाता है। सिविल प्रोसीजर कोड में इसके बारे में एक प्रक्रिया निर्धारित है। ये माना जाएगा कि जो लोग पिटिशनर हैं वही असली पक्षकार हैं, वही लोग पीड़ित पक्ष हैं, और बाकी लोगों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला संविधान के तहत लागू हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला देश का कानून माना जाता है। तो यह माना जाएगा कि यह फैसला सभी पर लागू होगा। अच्छा, एक चीज और, 2-3 मिनट और 4-5 मिनट और टाइम लूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग देखेंगे और सबको समझ में आना चाहिए कि सरकार को क्यों लगा कि सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, या सरकार के मंत्री ने क्यों कह दिया किसान नेताओं को, पिछली मीटिंग में भी कहा था कि आप चाहें तो सुप्रीम कोर्ट जाए। तो इसकी वजह क्या लगती है आपको, सरकार के इस रुख की वजह? नहीं, देखिए, मुझे इसमें दो वजहें दिखती हैं। एक तो हठधर्मिता है और दूसरा एक नाक का सवाल है। तो हो सकता है कि सरकार को लगे कि हम इतने आगे आ चुके हैं कि अब अगर इन कानूनों को हम रद्द करेंगे तो ये हमारी साख खत्म करेगा। तो हो सकता है कि सरकार ये चाहती हो कि अगर सुप्रीम कोर्ट इन कानूनों को रद्द कर दे तो एक थोड़ी उनकी एक अच्छी उनकी स्थिति बनी रहेगी। यह राजनीतिक दृष्टिकोण हो सकता है। और दूसरा दृष्टिकोण ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास अगर मामला चला जाएगा तो जब सबजुडिस मैटर होता है तो सबजुडिस मैटर में कोई विरोध आंदोलन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये माना जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए सबजुडिस मैटर के दौरान यह आंदोलन खत्म हो जाएगा। ये दो मंशाएं सरकार की हो सकती हैं। अच्छा, एक चीज और बताएं, लास्ट में 1-2 सवाल और। जैसे शुरू में कहा कि ये सुनवाई में लंबा वक्त लग सकता है, तो सवाल उठता है कितना लंबा वक्त? अगर पहली सुनवाई 11 को हुई, जैसे पिछली जो सुनवाई थी 3 दिन पहले, उसमें जब सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हम इस सुनवाई को टालना चाहते हैं क्योंकि सरकार के साथ किसान नेताओं की मीटिंग प्रस्तावित है और उस मीटिंग के पहले हम नहीं चाहते कि सुप्रीम कोर्ट को निर्देश दे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, हम 11 को सुनवाई करते, आप चाहेंगे तो हम उसको और टालेंगे अगर कोई रास्ता निकलता दिखेगा। तो अब लगता है कि सुप्रीम कोर्ट 11 सुनवाई करेगा क्योंकि 15 तारीख 4 दिन बाद है, या फिर सुप्रीम कोर्ट भी एक बार टालेगा कि ठीक है 15 को एक बार फिर मिल लीजिए आप, उसके बाद देखते हैं। नहीं, देखिए, जो न्यायिक व्यवस्था है उसको अगर आप आम जनता की भाषा में बोलें तो शादी ब्याह के समय में आप कपड़े सिलवाने जाते हैं तो जो सूट सिलवाने के लिए दर्जी कई बार 3 महीने 4 महीने ले लेता है, लेकिन नॉर्मल कोर्स में आप जाते हैं तो एक दिन के भीतर सूट सिल जाता है, क्योंकि सूट सिलने में तो समय 3-4 घंटे लगता है, लेकिन बाकी 3-4 महीने समय इसलिए लग रहा है कि बाकी बहुत सारा काम है। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने अनेक बड़े मैटर पेंडिंग रहते हैं जिनमें सुनवाई चलती रहती है। तो इस मामले में भी सुनवाई के 3 चरण रहेंगे। पहला चरण ये रहेगा कि जब सुप्रीम कोर्ट के सामने जो बेंच है उसके सामने नियमित सुनवाई हो। दूसरा ये आएगा कि सुप्रीम कोर्ट में कोई वकील बोले या सुप्रीम कोर्ट के जज खुद ये महसूस करे कि इस मामले की सुनवाई के लिए संविधान पीठ का गठन किया जाएगा। और तीसरा, संविधान पीठ के सामने राज्य और केंद्र सरकार अपना पक्ष रखें, तब जाकर के प्रभावी सुनवाई होगी। तो उसके बाद या उसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट चाहे तो पूरे मामले का समाधान 2 साल में भी कर सकते हैं, लेकिन जैसा अयोध्या विवाद में हुआ कि 10 वर्ष लग गए, लेकिन प्रभावी सुनवाई तो सिर्फ 3 या 4 महीने ही हुई। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट में कितना समय लगेगा या कब फैसला आएगा यह कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन प्रभावी फैसला 2 या 3 महीने में भी आ सकता है अगर इस मामले में संविधान पीठ का गठन होकर के सभी पक्ष अपना जवाब दें और डे टू डे हियरिंग हो, क्योंकि यह मसला सिर्फ दिल्ली का, एनसीआर का, किसानों का नहीं है, यह पूरे देश का है। और अगर किसानों की आमदनी दुगनी होगी, किसानों का पक्ष अगर सही तरीके से होगा तो सही मामले में एक पूरे देश का सामाजिक विकास होगा, जो हमारे संविधान के निर्माताओं का सपना था कि जो पंक्ति के अंतिम व्यक्ति हैं उनको न्याय मिले, अंत्योदय हो। तो वो जो वी द पीपुल हैं, जो हम भारत के लोग हैं, प्रस्तावना में लिखा गया है, तो किसानों को न्याय मिलने से वह प्रस्तावना सार्थक होगी। और यह सरकार, सुप्रीम कोर्ट और किसान नेताओं सभी का यह एक प्रयास होना चाहिए कि संविधान की वह अवधारणा सफल हो जिसमें
जो समाज के आखिरी व्यक्ति हैं, जो गरीब कमजोर किसान हैं, उनको न्याय मिले। और उसके लिए जरूरी ये है कि सरकार भी सही तरीके से विचार करे, किसान नेता भी इसमें फ्लेक्सिबल रहे, और सुप्रीम कोर्ट में अगर मामला आता है तो जल्द से जल्द प्रभावी और एक सही तार्किक सुनवाई हो। और मुझे लगता है कि बड़े लंबे मामले को जटिल बनाने की बजाय सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दे पर सुनवाई होनी चाहिए कि क्या सरकार को इस मामले पर कानून बनाने का अधिकार है या नहीं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा संवैधानिक पक्ष है इस पूरे मामले पर। बहुत बहुत अहम बात आपने कही कि क्या केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर कानून बनाने का अधिकार है या नहीं। अगर आप उसकी वैधानिकता को कानूनी पहलू के नजरिए से आप कह रहे हैं विराग गुप्ता, तो आप कह रहे हैं यह अधिकार केंद्र को नहीं है। सही कह रहा हूं मैं? जी जी जी, नहीं ये बात तो सरकार ने मानी, क्योंकि सरकार बोल रही है कि हमने स्वामीनाथन कमीशन की 201 में से 200 रिपोर्टें लागू कर दी हैं। मुझे वो कहीं नहीं दिखा कि वो 201 कहाँ है, 200 कहाँ है। तो स्वामीनाथन कमीशन ने अपने स्पष्ट तौर पर बोला था, उन्होंने महात्मा गांधी को उन्होंने कोट किया था और उन्होंने बोला था कि भाई ये कॉन्करेंट लिस्ट में लाना चाहिए। तो सवाल यह है कि कृषि को कॉन्करेंट लिस्ट में लाए बगैर कृषि कानून कैसे बनाए जा सकते हैं, यह एक अहम मसला है। इसमें कोई बहुत लंबी चौड़ी सुनवाई की समझ की आवश्यकता नहीं है। चलिए विराग जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने जितनी बातें की, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को समझ आएगी बात कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हो सकता है। इन कानूनों की वैधानिकता पर सवाल उठ सकता है, केंद्र सरकार के दायरे पर सवाल उठ सकता है, और साथ में ये कि केंद्र सरकार की मंशा और मकसद क्या होगा अगर सरकार चाहेगी कि किसान सुप्रीम कोर्ट जाए, और किसान नेता अगर कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे तो कितना लंबा खिंच सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विराग गुप्ता जी, पूरी बात करने के लिए शुक्रिया आपका।